दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है प्रावैधिक कला से संबंध रखने वाला है। मैं बार बार कहता हूं कैसे आपको सावधानियां बरतनी है। पेपर 29 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में ही है। ये ध्यान रखना है कि आपको परीक्षा हाल में गलतियाँ कम से कम 3 घंटे 15 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। 100 नंबर आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। मैं बार बार कहता हूँ क्या उपकरण ले जाने हैं, कैसे आपको वहाँ सावधानियाँ बरतनी है। मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ आपको। एक ये बड़ी वाली स्केल चाहिए, 1 फीट वाली, ठीक है। इसमें 30 सेंटीमीटर तक का डाटा है और आपके जो परीक्षा हाल में पूछा जाएगा प्रश्न वो 25 सेंटीमीटर मैक्सिमम पूछा जाता है कि 25 सेंटीमीटर का ये वाला सममितीय चित्रण या फिर प्रकृति चित्रण या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण या फिर स्मृति चित्रण बना के दिखाइए। तो ये 30 सेंटीमीटर लंबी है, 25 सेंटीमीटर में आपका सब कुछ कवर हो जाने वाला है। तो एक ये बड़ी वाली स्केल चाहिए आपके पास, एक ये आपके पास चांदा चाहिए। अब चांदा इतना बड़ा वाला ना हो तो ये वाला भी आकार चल जाएगा, जो ये वाला साइज है, ठीक है। तो एक ये चांदा हो गया। चांदा से क्या करना है, जब आप सममितीय चित्रण बनाएंगे तो वहाँ 30 डिग्री कोण नापने में बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छे से काम हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये आपके पास एक चांदा होना चाहिए। अगर नहीं है तो ज्यामितीय बॉक्स अभी भी खरीद सकते हैं और अपना जो है एक ही पेपर है, बहुत महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सस्ता वाला लेंगे उससे भी आपका काम हो जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि इतने बड़ा फिगर लेंगे तभी आपका काम होने वाला है, ठीक है। ये हो गया। एक अच्छे क्वालिटी की आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, 2BH वाली, जो गाढ़ी चलती है, ठीक है। पेंसिल एक ना हो तो 2 आप लेके चले जाइएगा। अगर नहीं मिल रही है बढ़िया पेंसिल तो आप 2 पेंसिल ले जाइएगा। एक बढ़िया वाला रबड़ लेके जाना है। रबड़ से आपको साफ़ सफाई विशेष ध्यान देना है, क्योंकि साफ़ सफाई पे ही आपको नंबर मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। जो सेक्शन F होता है सममितीय चित्रण, और सममितीय चित्रण में भी आपको लेटर राइटिंग करना होगा। हमें लगता है आप लोग लेटर राइटिंग ही करेंगे, तो वहाँ भी आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ जो सेक्शन F होता है, जहाँ पे स्मृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ये सब क्वेश्चंस हैं, उसमें भी आपको सफाई पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप सेक्शन B में लेटर राइटिंग करना चाहते हैं, कारणवत पैमाना या मापनी नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ भी साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी जो पोर्शन है 16 नंबर का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 नंबर ऐसे आपको एग्जामिनर नहीं दे देगा कि आपने कुछ भी खींच दिया। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इस टाइम, बहुत सारे फ़ोटोज़ आ रहे हैं, सर ये देखिए मेरा अच्छा है, नहीं है। अब मैं क्या बताऊं, उसमें बहुत ज़्यादा लिपाप होती है। कुछ लोग तो उसमें कलर भी फिलअप कर दिए हैं। बेटा, कलर अगर कहा जा रहा है लकड़ी या कास्ट वाला है तो आपको कलर नहीं फिलअप करना है, पेंसिल से उसे डॉटेड लाइन कर देना है। लेकिन अगर नहीं कहा गया है तो आपको फाइनली वही बना के छोड़ देना है। लेकिन कुछ लोग अपने मन का ही करते हैं, उनसे पेपर से नहीं मतलब है। जो उन्हें आता है वही वो दर्शाएंगे। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्हें कुछ भी नहीं करना है। तो हो गई पेंसिल, हो गया रबड़, हो गया चांदा और हो गया स्केल। स्केल के साथ साथ आपको एक प्रकार भी ले जाना है, ये वाला प्रकार। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि कई जगह जो है ऐसे काम करने होंगे जिन्हें कोण को आपस में डिवाइड करना होगा, उनका अर्धक करना होगा, फिर लंब रेखा खींचनी हो, तो वहाँ पे ये काम करेगा। वहाँ पे आप चांदा से काम नहीं चला सकते। चांदा में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ठीक है। चांदा आसानी से काम कर देने वाला बहुत ही अच्छा उपकरण है, वो बहुत अच्छे से हो जाता है। ज्यामिति का ज़्यादातर क्वेश्चन चांदे बेस हो जाता है, लेकिन इसे भी आपको ले जाना है। पेंसिल फिटअप करके बढ़िया से हमने उसकी प्रैक्टिस कराई है, उस टाइप से भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बचता है बड़ा वाला क्वेश्चन। बार बार लोग कह रहे हैं सर परीक्षा हाल में मिलेगा कैसे, क्या मिलेगा, कैसे फिलअप करना है। मैंने उन्हें पहले भी बताया है, एक वीडियो में मैंने पहले बताया क्या क्या आपको मिलने वाला है परीक्षा हाल में, कैसी कापियाँ आपको भरनी है और कैसे आपको वहाँ पे कौन सा पोर्शन हल करना है। मैं आपको पुनः दिखा दे रहा हूँ। इस टाइप की आपको कॉपी मिलेगी, इस टाइप की, ठीक है। इस टाइप की आपको कॉपी मिलेगी लाइनदार। इसमें आपको यहाँ अपना नाम, नंबर, जो रोल नंबर कहा गया है वो आपको परीक्षार्थी का रोल नंबर ज़्यादातर फिलअप होता है। नाम भी अगर पूछा गया है, नाम आपको भर देना है। केंद्र का नाम भरना होगा, टाइमिंग भरनी होगी, परीक्षा तिथि भरनी होती है। साथ ही साथ केंद्र व्यवस्थापक के मुहर युक्त दस्तखत आपको अवश्य करवाने हैं। हस्ताक्षर आपको हर हाल में करवा ही लेना है, तो ये विशेष ध्यान देना है, नहीं तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगवा लीजिएगा। कक्ष निरीक्षक जो आपके कक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं उनका सिग्नेचर भी करवा लीजिएगा। तो ये हो गई आपके पास रूलदार कॉपी, इस पर आपको ये काम करवाना है।
साथ ही साथ आपको ये वाला बड़ा चार्ट, जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि आपको बड़ा वाला चार्ट मिलेगा इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको बड़ा वाला चार्ट मिलेगा और बड़े वाले चार्ट पे कॉर्नर पे आपसे कहा जाएगा कि आप अपना अनुक्रमांक और परीक्षा कक्ष संख्या, यहाँ पे अपना नाम अगर कहा गया है तो, अगर नहीं कहा गया है तो हमें नहीं लगता कि कहा जाएगा, आपका परीक्षा कक्ष संख्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, रोल नंबर लिखा जाएगा और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। केंद्र व्यवस्थापक की भी मोहर इस पे भी लगेगी। ये दोनों कापियाँ आपको मिलेंगी और इसी टाइप से आपको सॉल्व भी करना होगा। अब इस पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या केवल स्मृति चित्रण करेंगे? बेटा डाटा बड़ा है, इस साइड में भी पूरा खाली रहेगा, इस साइड में भी पूरा खाली रहेगा, तो आपको इस टाइप से करना है कि पूरा काम हो जाए। दोनों कापियाँ एक साथ ही आपको सील करके जमा करनी है। तो कुछ काम इस पे कर लीजिएगा, कुछ काम उस पे कर लीजिएगा। हमें लगता है अगर आप मापनी का क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो आप लेटर राइटिंग का काम जो सेक्शन बी वाला है उसे भी इसी पे अवश्य करिएगा। बढ़िया से करने के बाद अंडरलाइन अवश्य कर लीजिएगा, पट्टी आपके पास है। और कुछ लोगों के पास गलतियाँ इस टाइप से आती हैं, वो लोग प्रश्नोत्तर नंबर लिखना नहीं जानते हैं, खंड लिखना नहीं जानते। बेटा स्केज अवश्य ले जाइएगा और स्केज से ऊपर सबसे पहले ये ज़रूर लिखिएगा कि किस खंड का है, प्रश्नोत्तर नंबर कौन सा है। ठीक है, अगर आप आंसर नंबर लिखते हैं आंसर नंबर लिखिएगा, अगर आप हिंदी में हैं उत्तर नंबर लिखना चाहते हैं उत्तर नंबर लिखिएगा। हमारे अकॉर्डिंग तो सबसे बढ़िया है प्रश्नोत्तर नंबर। ये सबसे ऊपर खंड लिखिएगा, खंड बा या खंड खा या खंड आ या सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जिसका पोर्शन आपने सॉल्व किया है वो लिखिएगा। उसके बाद फाइनली आप प्रश्न नंबर जरूर लिखिएगा, क्योंकि प्रश्न नंबर रहता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से, तो ये जरूर लिखना है। उसके बाद अगर आप लेटर राइटिंग करेंगे तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 रहेगा और प्रश्नोत्तर नंबर 2 में भी 2 प्रश्न रहेंगे, का और खा, तो ये जरूर लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का का, 2 का खा। उसके बाद सॉल्व करना है बढ़िया से ग्राफ बना के और उसके बाद पूरा अंडरलाइन अवश्य कर देना है। स्केच आपके सामने रहेगा, अंडरलाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो लेटर राइटिंग का भी काम इस पे कर लीजिएगा। सेक्शन ई होता है समितीय चित्रण वाला, समितीय चित्रण भी आप इसी पे कर लीजिएगा। और समितीय चित्रण में आपको थोड़ी सी रचना विधि लिखनी होती है, वो भी लिख दीजिएगा। रचना विधि क्या है, जैसे आपने बनाया है उसी को आपको यहाँ दर्शा देना है, लिख दीजिएगा। उसके बाद बचता है इसका दूसरा वाला पोर्शन है, इस साइड वाला। इस पे आपको सबसे लास्ट वाला पोर्शन एफ करना है और सेक्शन एफ में रचना विधि नहीं लिखनी होती है। तो सेक्शन एफ आपको बहुत आसानी से हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया है। अगर आप समितीय चित्रण करते हैं या फिर समितीय चित्रण तो इस पे हो ही गया, आपने प्रकृति चित्रण किया, वस्तु चित्रण किया या फिर स्मृति चित्रण किया, तीनों में से कोई भी पोर्शन करिएगा इसी पे लिखिएगा। सबसे ऊपर ये जरूर लिखिएगा किस खंड का है, कौन सा प्रश्न हमने सॉल्व किया है। पूरा प्रश्न उतारने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल ये लिख दीजिएगा, जैसे खंड फा या खंड सेक्शन एफ, एफ का प्रकृति चित्रण या फिर स्मृति चित्रण या फिर वस्तु चित्रण कौन सा किया आपने, ये लिख दीजिएगा। आपने पूरा डायग्राम फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद चारों साइडों से अंडरलाइन बढ़िया से डबल कोड कर दीजिएगा, नीचे नाम अवश्य लिख दीजिएगा। ठीक है, कौन सा आपने बनाया है। जैसे स्मृति चित्रण आप कर रहे हैं, बैट बॉल आपसे कहा गया है, कापी कहा गया है, खुली किताब कहा गया है, बैडमिंटन स्टिक कहा गया है। तो जो आपने बनाया है उसकी साइज 25 से 30 सेंटीमीटर नहीं, 20 से 25 सेंटीमीटर में रखनी है। उसे बनाने के बाद उसका नाम अवश्य लिख दीजिएगा कि हमने ये बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल बना के छोड़ दिए एग्जामिनर समझ जाएगा। बेटा स्टेप बाय स्टेप ही नंबर मिलता है और ये ध्यान देना है कि इस पे ज़्यादा गोदागादी ना हो, साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान हो, तभी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या ले जाना है और कैसे आपको परीक्षा हाल में कापियाँ मिलेंगी। ठीक है, किस पोर्शन में रचना विधि लिखनी है, किस में नहीं लिखनी है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इस पे आते हैं, इस पे भी हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो ये हो गया ग्राफ वाला काम और ये हो गया पेन पेंसिल वाला काम। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रावैधिक कला के कौन से पोर्शन में रचना विधि लिखनी है, कौन से में नहीं लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रावैधिक कला की। प्रावैधिक कला की तो बेटा प्रावैधिक कला 10+2 इंटरमीडिएट का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिप्लोमा के बराबर काम करता है और फाइनली आप
जो है उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आता है जिसमें शिक्षक भर्ती होती है जूनियर लेवल के लिए। जूनियर क्या है, वो अपर जूनियर होता है। 9th और 10th पढ़ाने के लिए 9th और 10th पढ़ाने के लिए टीजीटी होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। जबकि 11 और 12वें के लिए आपको पढ़ाने के लिए पीजीटी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इन दोनों के लिए जब नोटिफिकेशन आता है तो टीजीटी में 16 सब्जेक्ट होते हैं, पीजीटी में 23 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। ठीक है, तो टीजीटी में जो 16 सब्जेक्ट हैं इसमें एक सब्जेक्ट होता है आर्ट, जिसे हम लोग ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कला के नाम से जानते हैं। तो ये जो कला वाले विषय में जितने भी पद होंगे उसके सापेक्ष आपको फॉर्म भरने में जो योग्यता मांगी जाती है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, यहाँ पे मांगा जाता है स्नातक। स्नातक के साथ साथ आपके पास बीएड होना अनिवार्य है, लेकिन हर एक पोर्शन में बीएड मांगा जाता है, यहाँ पे समकक्ष मांग लिया जाता है। वहाँ पे कई ऐसी डिग्रियां हैं, जैसे कि कुछ लोग आईजीडी बॉम्बे किए हैं जिसे बॉम्बे आर्ट के नाम से जानते हैं, कुछ लोग टेक्निकल ड्राइंग किए हैं, कुछ लोग एक रॉयल सोसाइटी कॉलेज होता है आर्ट का लाहौर वाला, उससे डिग्री लिए हैं, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3-4 कॉलेज ऐसे हैं, उससे अगर आपने कला की डिग्री या उपाधि ले रखी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग टेक्निकल ड्राइंग करते हैं, ये यूपी शासन द्वारा ही चलाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर ये सरकारी है, अर्ध सरकारी है, बट ऐसा फिजूल के प्रश्न है। क्या सरकारी, क्या अर्ध सरकारी? कोई डिग्री भी अर्ध सरकारी होती है? विदाउट सरकार के परमिशन के आपके पास कोई भी डिग्री नहीं है। अगर आप CCC भी कर रहे हैं, नीलेट उसे भी प्रोवाइड करा रहा है, तो सरकार का उसमें है हस्तक्षेप है, उसी की देख रेख में पूरा काम चल रहा है, तब जाके आप CCC की डिग्री ले रहे हैं। तो इसमें भी आप स्नातक के साथ साथ टेक्निकल ड्राइंग ले लिए, आपका हो गया, बीएड के इक्विवेलेंट हो जाएगा, टीजीटी आर्ट देने के योग्य हो जाएंगे। हालांकि टीजीटी आर्ट के लिए नया विज्ञापन आने वाला है, कभी भी प्रकाशित हो सकता है। 5000 पदों पे अधियाचन भी मिल चुका है, 5000 पदों पे चुनाव से पहले अधियाचन आ चुका था। हालांकि इसमें अभी गुंजाइश है पदों के बढ़ने की, लगभग 27000 पदों पे इसकी मांग हो रही है कि 27000 पदों पे ये भर्ती निकाली जाए। अगर 27000 पदों पे भर्ती निकाली जाती है तो टीजीटी में आर्ट के लिए लगभग 1000 पद रहने वाला है। 1000 पद रहेगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 27000 पद पूरे आएंगे टीजीटी आर्ट के लिए। कुछ लोग बहुत सारे मैसेज किए, सर 27000 होगा तब तो मैं हो जाऊंगा। अच्छी बात है, आप हो जाइए, मेहनत करिए, लेकिन जो आएगी वैकेंसी उसमें सभी विषय 16 विषय शामिल होंगे, प्लस 23 विषय पीजीटी के भी शामिल होंगे। इन सभी को काउंट करके 27000 पदों पे अधियाचन आएगा, विज्ञापन आएगा। हालांकि अभी तो 5000 हैं, 5000 में 23 और 16 दोनों सब्जेक्ट शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इसकी उपाधि के बारे में, कैसे आप डिग्री लेंगे, कैसे काम करेगा। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल ड्राइंग के पेपर के बारे में। तो बेटा टेक्निकल ड्राइंग का जो पेपर है, एक ही पेपर होता है। कुछ लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर क्या इसे भविष्य में एक ही बार दे पाएंगे? वो लोग एक से दूसरी जगह जॉब भी कर रहे हैं, कोई पुलिस में है, कोई रेलवे में है, कोई कहीं पे है, और वो लोग मैसेज कर रहे हैं क्या सर भविष्य में एक ही बार दे पाएंगे? बेटा मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, नई शिक्षा प्रणाली आ गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है। उसे अभी प्रभावी नहीं किया गया है, राज्य ने एक्सेप्ट नहीं किया है, जबकि केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। तो केंद्र सरकार उसे अपना चुकी है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों ने वहाँ पे अपना संतुष्टि दे दिया है, फाइनली काम हो चुका है। अब उसे राज्य को स्वीकार करना है। जिस दिन राज्य स्वीकार कर लेगी उस दिन हो सकता है ये वाला कोर्स बंद कर दिया जाए, हमें नहीं लगता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग इस बार कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सीरियसली होकर पेपर दे दें। हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये डाटा हटा दिया जाए, इसके स्थान पे कुछ लाया जाए, तो उसमें आपको थोड़ी सी असुविधा हो सकती है कि हमने एक बार दिया, हमारा अच्छा नहीं हुआ, इसलिए हम बाहर हो गए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 33% मेरा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है।
बेटा 100 में 33 आप ला करके क्या करेंगे? मान लो कहीं लगा दिया गया कि 50% से नीचे वाले फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा? आप देखते होंगे अमूमन बीएड वाले में साफ साफ लिखा रहता है कि 55% से नीचे वाले फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों का बीएड होता है लेकिन 43%, 42%, 45%, 49%, 52% होता है, वो लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अभी भी 6-7 दिन शेष हैं, आराम से आप लोग पढ़ाई करिए, मेंटेन रहिए, पेपर आपका निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। 3 से 4 घंटे अगर आप पर डे दे रहे हैं तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। चैनल के माध्यम से इतनी तैयारी आपकी करा दी गई है कि आपका पेपर गड़बड़ होने वाला नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं प्राविधिक कला में। बेटा मैंने पहले भी बताया है, प्राविधिक कला का एक पेपर होता है, ठीक है। 3 घंटे और 15 मिनट आपको पेपर हल करने के लिए समय मिलेगा। ये जो 15 मिनट लगा हुआ है पेपर रीड करने को दिया गया है, 3 घंटे हल करने को, कुल मिला के आपके पास 3 घंटे और 15 मिनट समय रहेगा, ठीक है। एक पेपर है 100 नंबर का है और इस 100 नंबर को 30% सिलेबस घटाने के बाद जो 70% सिलेबस बचा है, 30% क्यों घटा है? कोरोना महामारी के चलते हुए आपके जो है सिलेबस को संपूर्ण पढ़ाया नहीं जा चुका, इसलिए घटाया जा रहा है। विशेषज्ञों की राय लेकर के उत्तर प्रदेश शासन ने 30% सिलेबस को घटा दिया है। अब बचा जो आपका 70%, उसमें भी 100 ही नंबर पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 17 नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर पूछा जाएगा। और ये जो 100 नंबर है इसे टोटल 6 खंडों में बांटा जाता है, टोटल 6 खंडों में बांटा जाता है। और 6 खंड महत्वपूर्ण हैं, अनिवार्य हैं, प्रत्येक को देना है। जैसे सेक्शन ए खंड आ, ये जरूर लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर फला, उससे ऊपर पहले खंड या सेक्शन ए, पहले सेक्शन ए लिखिएगा, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखिएगा, उसके बाद उसके 10 आंसर्स लिखने हैं। ये लिखने का तरीका होता है, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे बंदे प्री एग्ज़ाम हुआ है, हम देखे हैं, कापियाँ देखे हैं, बहुत गलतियाँ, ना कहीं इक्वल लगा है, बराबर का निशान ही उन्होंने नहीं लगाया है, कई जगह दिक्कतें हुई हैं। तो यहाँ सेक्शन ए है, यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 1 रहेगा, 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन ए। इसकी प्रैक्टिस आपको पर डे कराई जा रही है, टेस्ट पेपर भी चल रहा है। अब होता है सेक्शन बी। बेटा सेक्शन बी भी आपके सिलेबस में है। यहाँ पे मापनी जिसे हम लोग कर्णवत पैमाना के नाम से जानते हैं, कर्णवत पैमाना। तो कर्णवत पैमाना आपको सॉल्व करना है, या फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा और अक्षर लेखन। अक्षर लेखन, अगर कर्णवत पैमाना आप सॉल्व करते हैं, एक ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, आरएफ निकालेंगे, प्रश्न सॉल्व कर देंगे और उसका पूरा रचना विधि लिख देंगे, 16 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ से। अगर आप ये वाला प्रश्न नहीं करना चाहते हैं मापनी वाला, तो अक्षर लेखन आपके पास है। अक्षर लेखन में का और खा 2 ऑप्शंस रहेंगे, दोनों आपको हल ही करने हैं। इसमें दिया जाएगा इंग्लिश में या हिंदी में, अंग्रेजी या हिंदी में फला शब्द लिख दीजिए। जैसे परीक्षा लिख दिया गया, हिंदी में परीक्षा लिख दीजिए, या फिर इंग्लिश में एग्जामिनेशन लिख दीजिए। इस अक्षर की ऊंचाई जो है 3.5 सेंटीमीटर हर हाल में हो। तो इस पे हमने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है और बताया भी है कि हिंदी में लिखने से अच्छा है इंग्लिश वाला आप लिख दीजिए। यहाँ पे ना तो आपको कहीं पे मात्रा लगाने की ज़रूरत है, ना चढ़ाने की ज़रूरत है, और प्रत्येक खाने को हमने बता दिया है कि कौन सा अक्षर कितना आधा सेंटीमीटर का खाना छकाएगा। क्योंकि लेटर राइटिंग में पहले हमें ग्राफ ही बनाना होता है, आधा आधा सेंटीमीटर के इस टाइप से ग्राफ मेंटेन करने होते हैं, और प्रत्येक अक्षर लिखने में ग्राफ का ही सहारा लिया जाता है। तो ग्राफ पे आपको विशेष ध्यान देना है, कितने सेंटीमीटर खाना छकाएगा कौन सा अक्षर, इस पे हमने हर एक वीडियो में बताया है। पुनः अगर कहिए तो बता दें, 3.5 सेंटीमीटर हाइट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये करना है। खंड खा जो होता है, यहाँ पे आपको कोई एक सूक्ति टाइप की दे दी जाएगी। जैसे राम जाता है, राम जाता है, या फिर भारत महान है, भारत
महान है। इसी को इंग्लिश में लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा, या तो आप साधारण ऐसे लिख दीजिए, या फिर अगर बहुत जटिल बनाता है तो कह देता है तिरछी लिखावटी में लिख दीजिए। अगर तिरछी लिखावट बोल दिया गया है तो वहाँ पे आपको प्रत्येक अक्षरों के बीच 75 डिग्री झुकाव होना अनिवार्य हो जाता है। थोड़ा तिरछी लाइटिंग में लिखना होता है। इस टाइप से आप पहले लाइनिंग कंप्लीट करेंगे, 2 3 2 का रेशियो, 2 3 2 का रेशियो, और उसके बाद इसे आप लिखेंगे। इसमें आपको फिलअप करना है। अगर तिरछी लिखावट कहता है तो आपको तिरछी लिखावट लिखना है, नहीं सामान्य जैसे लिखा जाता है ऐसे लिख देंगे। इसकी हाइट मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर पूछा गया है और कई जगह 1.5 सेंटीमीटर भी पूछ लिया गया है, तो इस पर आपको विशेष काम करना है। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी, ये बेटा क्षेत्रफल और परवलय, दीर्घवृत्त और जो है अति परवलय से संबंधित क्वेश्चंस है। तो क्षेत्रफल, परवलय, अति परवलय और दीर्घवृत्त, इनसे क्वेश्चंस बनता है। प्रत्येक दिशा में क्षेत्रफल से एक प्रश्न आपके सामने होगा। इन जितने भी सेक्शंस हैं यहाँ पे 2-2 प्रश्न, जैसे यहाँ पे मापनी भी है, अक्षर लेखन भी है, ऐसे यहाँ पे क्षेत्रफल, परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त सभी हैं। इनमें से 2 प्रश्न अवश्य होंगे, चाहे आप क्षेत्रफल वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे या फिर अति परवलय वाला कर देंगे, या फिर हो सकता परवलय से पूछ लिया गया हो। एक ही प्रश्न सॉल्व करना है, रचना विधि लिख देनी है। अगर इसमें आप मापनी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो रचना विधि अवश्य लिखनी है। सेक्शन सी में रचना विधि अवश्य लिखनी है, रचना विधि, इसे आपको लिखना ही लिखना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। इसमें से दोनों में से कोई एक प्रश्न सॉल्व करिएगा, 12 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हो गया सेक्शन सी। सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी बेटा रचनात्मक ठोस ज्यामिति है। रचनात्मक ठोस ज्यामिति है, ठोस ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चंस पूछा जाता है। 16 नंबर का होता है। एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक सॉल्व कर दीजिएगा, 16 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। रचना विधि भी आपको लिखनी है, रचना विधि अनिवार्य है, रचना विधि, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन डी। सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई आता है। सेक्शन ई, ये होता है बेटा सममितीय चित्रण से संबंधित प्रश्न। सममिति चित्रण, सममिति चित्रण, सममिति चित्रण से जो प्रश्न पूछा जाएगा 16 नंबर का होगा। 2 प्रश्न आएगा, 2 में से एक दे दिया जाएगा आपको ठोस से संबंधित, या कोई घन दे दिया जाए, या कोई स्क्वायर दे दिया जाए, या कोई आयत दे दिया जाए, या कोई संदूक दे दिया जाए कि इसका सममितीय चित्रण बनाइए। और एक प्रश्न फिक्स है कि लेटर से संबंधित होगा। इंग्लिश के लेटर हैं, जैसे लेटर टी हो गया, एल हो गया, एफ हो गया, ई हो गया, इस पे विशेष बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हो गया सममितीय चित्रण में लेटर से संबंधित, एल, एफ, टी, सबसे ज़्यादा बार टी पूछा गया है। तो ये महत्वपूर्ण लेटर्स हैं, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, या फिर कुछ ठोस से, जैसे कि मैंने बताया। 16 नंबर का ये होता है। इसमें भी आपको रचना विधि लिखनी ही लिखनी है। अब आता है सेक्शन एफ। जो सेक्शन एफ है, यहीं पे आपसे 30 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे आपके पास 3, वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण या फिर स्मृति चित्रण, इन तीनों में से कोई एक ही प्रश्न सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले मैंने बताया है कि उस पर आपको सबसे पहले खंड लिखना है, उसके बाद आप कौन सा पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, स्मृति चित्रण कर रहे हैं या फिर प्रकृति चित्रण कर रहे हैं या फिर वस्तु चित्रण कर रहे हैं, तीनों में से कौन सा खंड कर रहे हैं ये लिखना है। उसके बाद प्रश्न आपको सॉल्व करना है, और प्रश्न सॉल्व करने के बाद उसका नाम अवश्य लिखना है नीचे, ठीक है।
जैसे आप प्रकृति चित्रण कर रहे हैं तो पूछा जाएगा डहेलिया का पुष्प, साथ ही साथ प्राकृतिक ये दिशा रहा हो, या फिर कनेर का पुष्प हो, पुष्पकली पत्ते युक्त, तो इसे आपको लिखना ज़रूर है। वस्तु चित्रण में पूछा गया हो तो वस्तु चित्रण में आप जानते हैं कोई पुष्प टहनी युक्त पूछ लिया गया हो, या फिर कोई मेज पूछ लिया गया हो, या फिर कुछ डाटा सामने रख दिया गया हो, कप प्लेट ये सब वो पूछ लिया जाएगा। और अगर स्मृति चित्रण से पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, भालू, या फिर लौकी, तरोई, गाजर, पपीता, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अमरूद, आम, सेब, अनानास, इससे। और हो सकता कई बार ये भी पूछ लिया जाता है बैडमिंटन, क्रिकेट बॉल, बैट, और खुली किताब के साथ साथ स्कूल जाता हुआ लड़का, साइकिल, लालटेन, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर स्मृति चित्रण वाला करते हैं तो 5 प्रश्न आपके सामने होंगे, कोई एक ही सॉल्व कर दीजिएगा। और स्मृति चित्रण में एक फ़ायदा ये है कि आपको रंग करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, तो आप रंग करने से बच जाएंगे। 30 नंबर भी आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 30 नंबर वाला पोर्शन। अब सभी में हमने विशेषताएं बता दी, सभी खंड अनिवार्य हैं, सभी को आपको हल भी करना है। सबकी प्रैक्टिस चल रही है, पर डे कुछ ना कुछ आपको डाटा प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं, तब आप कमेंट बॉक्स में छापिए। लोगों को होता क्या है, वीडियो नहीं देखे उसी में उसका सोल्यूशन बताया गया होता है, लेकिन वो वीडियो नहीं देखते, बस कमेंट छाप देते हैं। बेटा ये गलत बात है, पहले आप वीडियो देखिए, संतुष्ट ना हो तब जाके आप कमेंट लिखिए, अच्छी बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पूरा डाटा समझ में आ गया होगा, क्या है इसकी महत्ता, कैसे काम करता है, कैसे पेपर आएंगे। बेटा 29 को ही पेपर है, ये ध्यान रखना है, 29 मार्च को ही आपका पेपर है। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में है। कई लोगों का एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड पे साफ साफ लिखा है, नाम लिखा है, नंबर लिखा है, नाम पिताजी का नाम, जो कुछ लिखा है, उसके बाद उनके कॉलेज का नाम लिखा है, कहाँ उनका एडमिशन है, सेंटर कहाँ गया है उसका नाम लिखा है, जिस पे सेंटर किया है वहीं आपको जाना है पेपर देने, ये ध्यान रखना है। फिर परीक्षा तिथि लिखी है, परीक्षा तिथि के आगे लिखा है एम, तो एम मतलब होता है मॉर्निंग शिफ्ट, और अगर ई लिखा होता तो इवनिंग शिफ्ट होता बेटा। और मॉर्निंग शिफ्ट 8 से 11:15 आपके परीक्षा स्टार्ट होने का समय है, 7 बजे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए विद्यालय में। ठीक है, तो हो सकता है आपके घर से विद्यालय थोड़ा दूर हो, तो थोड़ा टाइम से निकलिएगा, 1 घंटे 2 घंटे पहले ही निकल जाइएगा। परीक्षा केंद्र पे पहुंच के थोड़ा सा धैर्यता के साथ, शांति के साथ अपना काम करिएगा। एंड्रॉयड का ज़माना है, बाहर बैठ के आराम से 2-4 लेक्चर आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पर डे कुछ ना कुछ डाटा प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। अगर अब भी आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 7380464607। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स यहीं से मिल जाएगा। कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। अब उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बेटा, वीडियो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।